संजना अपने पति दिलीप से कहती है कि क्यों ना हम माँ और पिताजी के गांव का घर और ज़मीन और माँ के पास गहने रखे हुए हैं, वह सब हम लोग ले लें। तब दिलीप कहता है कि यह इतना आसान नहीं है। तब दोनों पति पत्नी एक प्लान बनाते हैं कि किस प्रकार से अपने सास ससुर का सब कुछ हथिया लिया जाए और उन्हें कुछ पता भी ना चले। इसी वजह से वह दोनों अपने गांव आते हैं, लेकिन वंदना जी ने सोचा कि बेटे और बहू उनसे मिलने और कुछ दिन उनके पास रहने के लिए आए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह दोनों तो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए गांव में आए हैं। लेकिन भानु प्रताप जी कुछ हद तक अपने बेटे की हरकतों पर हैरान थे। उन्हें शक था कि कहीं बेटे और बहू कुछ उनके साथ गलत करने तो नहीं आए हैं। कुछ दिन पहले वह यह सोच कर परेशान हो रहे थे कि बेटे और बहू तो उनसे कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, ना ही फ़ोन करते हैं। फिर अचानक कैसे आ गए। भानु प्रताप जी पता नहीं किन ख्यालों में खोए हुए बैठे थे। उनकी पत्नी उनको बार बार आवाज़ दिए जा रही थी, सुनो, अरे सुनो तो सही, तुमने कितनी देर पहले कहा था कि मेरे लिए हलवा बना दो। मैं हलवा बना करके ले आई हूँ और तुम हो कि अभी तक खाया ही नहीं है। कब से रख कर गई हूँ, ठंडा भी हो जाएगा तो फिर मत कहना कि दोबारा से गर्म करके लाओ। मेरा भी बुढ़ापा है, बार बार मेरे से काम नहीं किया जाता है। तुम भी बहुत नखरे दिखाते हो, जरा सी भी शर्म नहीं आई है इस बुढ़ापे में मेरे से इतने सारे काम करवाते हुए। थोड़ा बहुत तो मेरी उम्र का ख्याल किया करो। अरे मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? कहाँ खोए हो? वंदना जी अपने पति से कहती हैं। तब वह अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे हाँ, तुम कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? मैंने ठीक से सुना नहीं, जरा फिर से कहो। तो वंदना जी कहती हैं, कब से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ कि मैं हलवा बना कर के ले आई थी, आपने रखे रखे ठंडा कर लिया। पता नहीं किन ख्यालों में खोए रहते हो। घर में बैठे बैठे दिन भर तुम बोर होते रहते हो और पता नहीं किन ख्यालों में खोए रहते हो। जब नौकरी पर जाते थे तो अच्छा था, कम से कम एक्टिव तो रहते थे। भानु प्रताप जी गरम गरम हलवा खाते हुए कहते हैं, हाँ सही कह रही हो वंदना। जब हम नौकरी करते थे तो दिन का पता ही नहीं चला था, कैसे गुजर जाता था। दिन छोटा लगता था, पर जब से रिटायरमेंट हुआ है तब से दिन पहाड़ की तरह लगने लगा है। वंदना यह सोचा था कि रिटायरमेंट हो जाएगा तो फ्री हो जाएंगे, फिर अपने बेटे के साथ हम दोनों रहेंगे। जब मेरा रिटायरमेंट हुआ था तो मैंने बेटे के कहने पर रिटायरमेंट का जो भी फंड था उसके मुंबई वाले घर में लगा दिया था, यही सोचकर कि अपने बेटे के साथ उधर ही जाकर रहूँगा। आखिर हम अपने बेटे के पास रह ही कितना पाए हैं। इंटर करने के बाद ही वह घर से बाहर निकल गया था पढ़ाई के लिए। तब से वह बाहर ही रहा। पहले पढ़ाई के लिए चला गया, बाद में नौकरी लग गई, फिर तो घर पर उसका रहना ही नहीं हुआ। फिर उसने उधर ही ऑफिस में एक लड़की पसंद कर ली और उसकी शादी भी हो गई। अब तो उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं। हमारी तो पोती भी बड़ी हो गई होगी। बेटे ने जब पैसा लिया था घर खरीदने के लिए तो यही कहा था कि पापा जी जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा तो आप और मम्मी हमारे पास आकर मुंबई में ही रहना। पर देखो हम तो अभी तक गांव में ही रह रहे हैं, पता नहीं बेटा हमें कब बुलाएगा। हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि
अपने साथ ले चलो। वह सुनता ही नहीं। कब हमें अपने बहू, बेटे और पोती के साथ रहने का सुख प्राप्त होगा? वंदना बोलती है, आप दुखी क्यों हो रहे हो? दिलीप और संजना को टाइम नहीं मिल रहा होगा, इसलिए वह 3 साल से घर भी नहीं आया। और हमारी बेटी भी तो हर साल आती है हमसे मिलने। वह भी तो लखनऊ जैसे बड़े शहर में रहती है। यही फर्क होता है बेटा और बेटी में। बेटा सब कुछ लेकर भी कभी खुश नहीं होता है, बल्कि उल्टा यह कहता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। और बेटी मायका और ससुराल के बीच में झूलती हुई भी अपने माँ बाप के लिए सोचती है। अगर आपका मन बहुत ज़्यादा उदास है तो कहो, मैं अपनी बेटी को बुला लेती हूँ, या फिर कहो हम अपने बेटे के पास ही चलते हैं, उसको बिना बताए चलते हैं। तो क्या हुआ, वह भी तो हमारा ही घर है, हमारा ही बेटा है, हमें देखकर खुश भी हो जाएगा। वंदना जी की बात सुन करके भानु प्रताप जी के चेहरे पर एक चमक आ गई और बोले, कभी कभी तुम बहुत समझदारी की बात करती हो वंदना। 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने गांव के सारे काम निपटा लेता हूँ। खेती को बटाई पर दे देता हूँ, नौकरों को सारा काम समझा देता हूँ। फिर फ्री होकर के हम अपने बेटे के पास मुंबई चलेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं खुशी खुशी में तुम हमारे जाने की बात बेटे को मत बता देना, नहीं तो हमारे सारे प्लान पर तुम पानी फेर दोगी। इतना कहकर वह गांव में निकल जाते हैं। वंदना जी अपनी बेटी नीलम को फ़ोन मिलाती हैं और कहती हैं, बेटा तुम्हारे पापा मुंबई जाने की जिद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उन्हें बिना बताए ही जाएंगे। तो नीलम कहती है, माँ भाभी को तो आप अच्छे से जानती हो, उनको शायद आप बिना बताए जाओगे तो शायद पसंद नहीं आएगा, कहीं खुश होने की जगह बात ना बिगड़ जाए, इसलिए आप चाहें तो एक बार जाने से पहले उनसे पूछ लो। वंदना जी को बात ठीक लगती है, इसलिए वह अपने बेटे को फ़ोन लगा देती हैं और अपने और पिताजी के मुंबई आने की बात बेटे को बताती हैं। बेटा कहता है, माँ मैं संजना से पूछकर बताऊंगा, आप मुझे 2 दिन बाद फिर से फ़ोन करना, मैं पहले उससे बात कर लूँ तभी आपको बताऊंगा। बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करती हैं। दिलीप अपनी पत्नी संजना से बात करता है। संजना कहती है, तो अभी कुछ दिन रुक जाओ, उनको मत बुलाओ, मैं कब तक आपको हर बात सिखाती रहूँगी, कुछ तो अपना दिमाग चला लिया करो। आपको याद है ना, यह मुंबई वाला घर पापा के नाम है, इसमें पापा के फंड का पैसा लगा हुआ है, याद है कि नहीं? और अगर कल को पापा ने यह घर नीलम दीदी को देना चाहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें तो पता ही है, मम्मी पापा भी हमारा सारा जेवर रखे हुए हैं, उन्होंने हमें देने से मना कर दिया था कि अभी तुम नए नए हो, थोड़ा सा समझदार हो जाओ तब हम तुम्हें जेवर देंगे। मम्मी के पास खुद का जेवर भी कितना सारा है, उनके जेवर की करोड़ों रुपए की कीमत होगी। मम्मी के पुराने जेवर की एक फ़ोटो मेरे पास है जिसमें मम्मी सारे जेवर पहने हुए हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं वैसे नकली जेवर बनवा लूँगी। गांव जाकर के मैं नकली जेवर रख दूँगी और असली जेवर को ले लूँगी, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। यह जो मैंने घर के कागज़ तैयार करवाए हैं, मैंने इन पर पापा के साइन करवाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं आपकी बात मान जाऊंगी। दिलीप अपनी पत्नी संजना की बात सुन करके कहता है,
तुम सही कह रही हो, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और अब जेवर तो माँ पहनती भी नहीं है। खुदा न खास्ता चोरों की नज़र उन पर पड़ गई ना तो चोर चोरी कर जाएंगे और फालतू में ही नुकसान हो जाएगा और चोर माँ को भी नुकसान पहुँचा सकता है। पर कागजात पर जो साइन वाली बात तुम कर रही हो वह कैसे करवाना, वह बहुत टेढ़ी खीर है, मुझे डर भी लगता है। तो संजना दिलीप को समझा देती है। दिलीप घर पर अपनी माँ को फ़ोन लगाता है और कहता है, माँ पिताजी को बोलना कि अभी उनको इधर आने की ज़रूरत नहीं, हम खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। अगले महीने संजना के मायके में शादी है तो उधर ही हम आपसे भी मिलने आएंगे। वंदना जी अपने बेटे की बात भानु प्रताप जी को बताती हैं कि अगले महीने बेटे और बहू इधर गांव में ही आ रहे हैं, 2 दिन हमारे पास भी रहेंगे। तो भानु प्रताप जी कहते हैं, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुमसे कहा था कि हमारे जाने की बात बहू और बेटे को मत बताना और तुम्हारे पेट में तो कुछ पचता ही नहीं है। चलो ठीक है, अगर वह आ रहे हैं तो खुशी की बात है, आ जाने पर इस बार साफ साफ अपने बेटे से बात कर लूँगा कि अब बस हम दोनों गांव में नहीं रहेंगे। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आसपास कोई अच्छा सा डॉक्टर भी नहीं मिलता है, कोई आने जाने का साधन भी नहीं होता है, बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होती है कहीं आने जाने में, इसलिए हम शहर में ही रहेंगे। अब जैसे जैसे बहू बेटे के आने का समय हुआ, खुशी के मारे वंदना जी ने पूरे घर की सफाई कर डाली। बहू और बेटे के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। काम कर भी नहीं पा रही थी, फिर भी वह करती रही, बहू बेटे के आने की खुशी में। जैसे ही बहू आई तो वंदना जी पानी का लोटा भर कर दरवाजे पर उसकी नज़र उतारने के लिए गईं तो संजना बोली, यह क्या कर रही हो आप, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कि मुझे नज़र लग गई है, इसको हटाइए। और वह अंदर चली जाती है। संजना अपनी सासू माँ से कहती है कि आपके बेटे और पोते के साथ मुझे आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था, तो सोचा चलो कुछ दिन अपने ससुराल ही रहकर आते हैं। काफ़ी देर तक सब लोग बातें करते रहे। वंदना जी ने बेटे बहू के लिए खूब सारा तरह तरह का खाना बना करके रखा था। खाना खा करके सभी सोने के लिए चले गए। संजना अपनी सास और ससुर के लिए कपड़े भी खरीद करके लाई थी। माँ तो एक साड़ी में ही खुश हो गई कि देखो मेरी बहू मेरे लिए साड़ी लेकर आई है। रात में सब बैठ करके बातें करते रहें। थोड़ी देर में भानु प्रताप जी दिलीप से बात करते हैं। दिलीप बेटा, मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता है, रिटायरमेंट के बाद तो दिन पहाड़ सा लगता है, हम दोनों इधर अकेले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अब हम चाहते हैं कि बुढ़ापे पर हम अपने बच्चों के साथ दिन गुजारें, तो क्या हम तुम्हारे साथ मुंबई में नहीं रह सकते? वह घर जब मैंने तुम्हारे कहने पर खरीदा था तो तुमने कहा था कि पापा रिटायरमेंट हो जाएगा तो हम सब साथ में इस घर में रहेंगे। मेरी रिटायरमेंट को तो कई साल हो गए हैं, आखिर कब हम साथ में रहेंगे? दिलीप ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, पापा बड़े शहरों में बड़ी सोसाइटी में रहने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए मैं यह परमिशन के कागज़ बनवा कर लाया हूँ। आप एक बार दस्तखत कर दीजिए, जैसे ही परमिशन मिल जाएगी मैं आपको और माँ को मुंबई बुला लूँगा। भानु प्रताप जी को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि जो बेटा अभी तक शहर बुलाने के लिए मान ही नहीं रहा था,
वह अचानक से कैसे मान गया, लेकिन फिर भी बेटे के कहने से उन्होंने दस्तखत कर दिए, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि बेटा है तो झूठ तो नहीं बोलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में शंका भी बार बार हो रही थी कि इतने सालों से मैं कह रहा हूँ तो बेटा बुलाने के लिए तैयार नहीं था, गांव आने के लिए बहू कभी तैयार नहीं थी, फिर अचानक से गांव भी आ गए और हमें भी ले जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ तो दाल में काला है। इसलिए भानु प्रताप जी ने उन कागज़ों पर अपने असली साइन नहीं किया। रात में खाना खाने के बाद संजना अपनी सास के पास आई है और उनका सर दबाने लगती है और खूब मीठी मीठी बातें करने लगती है। तो वंदना जी कहती हैं, देखो सब कहते थे कि जो बहुएं नौकरी करती हैं और अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, ढंग से बात नहीं करती, लेकिन देखो मेरी बहू तो कितनी अच्छी है, कितना अच्छा स्वभाव है। अचानक से वंदना जी की नज़र संजना के खाली हाथों पर और गले पर पड़ जाती है। तो कहती हैं, बेटा यह क्या फैशन है, तुमने ना तो गले में कुछ पहना है और ना ही हाथों में कुछ पहने हो। ऐसा नहीं करते, कभी गले को और हाथ को सूना नहीं रखते हैं। तो संजना कहती है, अब आपसे क्या छुपाना मम्मी जी, मुझे भी बड़ा लगता है, मेरे मायके में शादी ब्याह है और मेरे पास जेवर नहीं है। वंदना जी कहती हैं, अरे बेटा तुम्हारे पास तो कुछ जेवर था जो मैंने तुम्हें दिया था, शादी के बाद वह कहाँ है? अगर कोई समस्या है तो बताओ, हमसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे माँ बाप की तरह ही हैं। तो संजना रोनी सूरत बना करके कहती है, माँ जी अब आपको क्या बताऊँ, कुछ समय पहले इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था और उस बिजनेस में बहुत सारे पैसे भी लगाए थे, लेकिन वह बिजनेस नहीं चला, जिसमें हमारे सारे पैसे भी डूब गए और हमने जो कर्ज लिया था उसको हमने अपने जेवर बेचकर चुकाया। अब आप ही बताइए माँ जी, जब जेवर है ही नहीं तो कैसे पहन लूँगी? और वह रोने का नाटक करने लगी। सरल भोली भाली वंदना जी बहू की बातों को समझ न पाई। उन्होंने झट से अपनी तिजोरी खोली और बहू के आगे करते हुए बोली, यह लो बेटा, इनमें से तुम्हें जो भी जेवर अच्छा लगे पहन लो, मेरे बाद ये सब तुम्हारा ही तो है, मैं कहाँ लेकर जाने वाली हूँ। जेवर लेने के बाद ताला अच्छे से लगा देना। संजना के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे उसके दोनों हाथों में लड्डू हों। वंदना जी बहू को चाबी दे करके सो गई। बहू तुरंत अपने कमरे में गई और वहाँ से नकली जेवर लाकर तिजोरी में रख दिया और असली जेवर खुद अपने पास रख लिया। इस तरह उसने जेवर की अदला बदली कर दी। मायके जाना था, वह सारे असली जेवर पहन करके मायके चली गई और जाने का समय हुआ तो उसने वंदना जी से कहा कि माँ जी आप एक बार तिजोरी को अच्छे से चेक कर लीजिए, मैंने उसमें सारे गहने उतार करके रख दिए हैं। वंदना जी को अपनी बहू पर पूरा पूरा विश्वास था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वंदना जी अपने बहू बेटे के 2 दिन के आने से ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ दिनों बाद संजना के बेटे का जन्मदिन होता है। वह अच्छी तरह से जन्मदिन सेलिब्रेट करती हैं और उसमें वही पुश्तैनी हार पहनती है और फ़ोटो को स्टेटस पर डालती है। उन फ़ोटो को देखते ही अपनी माँ को फ़ोन लगाकर कहती है, माँ आपने भाभी को हार दे दिया था क्या? भाभी हार में बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा किया आपने दे दिया, कम से कम
आपकी जिम्मेदारी तो कम हो गई, वरना आप इन्हीं चीज़ों की रखवाली करने के चक्कर में कहीं आ जा भी नहीं पाती हैं। तो वंदना जी कहती हैं, नहीं बेटा, मैंने पुश्तैनी हार बहू को नहीं दिया, वह तो मैंने उसे उसके मायके की शादी में पहनने के लिए दिया था और उसने मुझे वापस भी कर दिया है। लेकिन जब नीलम माँ के पास फ़ोटो भेजती है तो वह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि यह तो वही पुश्तैनी हार है। फिर वह सोचती है कि जो हार तिजोरी में रखा है वह कौन सा है। वह फटाफट से जा कर के तिजोरी खोल करके देखती है। उधर तो सारा नकली जेवर रखा हुआ है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उन्हें अपने बहू और बेटे के 2 दिन के आने की मनसा भी समझ में आ जाती है और सोचती है, कहीं मेरी तरह नीलम के पिता ने भी तो कोई गलती नहीं कर दी है। तभी बाहर से भानु प्रताप जी घर में आते हैं। वंदना जी उनको सारी बात बताती हैं। कहती हैं, बेटे ने यह अच्छा नहीं किया हमारे साथ। उसने अपनी पत्नी को तो सोने का हार पहना दिया, पर अपने माता पिता का विश्वास हार गया। वंदना जी को बहू और बेटे का धोखा एक सदमे की तरह लगा। फिर वंदना जी अपने बेटे को फ़ोन लगाती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा, यह हार तुमने कहाँ से लिया? तो बेटा कहता है, क्यों माँ, मैं हार नहीं बनवा सकता क्या? मैंने संजना के लिए बनवाया है। वंदना जी कहती हैं, बेटा, मैंने यह बाल धूप में सफ़ेद नहीं किया है। मैंने देखा है, मेरी तिजोरी के सारे जेवर नकली हैं। क्या तुम यही धोखा देने के लिए घर आए थे? अरे, वह जेवर आज ना कल थे तो तुम्हारे ही। कौन सा मैं मरने के बाद ऊपर ले जाने वाली थी? फिर तो तुम्हें अपने ही घर में अपनी ही सास ससुर से धोखा करने की क्या ज़रूरत थी? भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। बेटा, तुमने अपनी बीबी को तो हार पहनने दिया, लेकिन तुमने अपने माँ बाप का प्यार हमेशा के लिए खो दिया। तुम्हें एक दिन इसकी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ेगी। उसके बाद बहुत समय तक उन्होंने अपने बेटे से बात नहीं की। भानु प्रताप जी और वंदना जी बहुत ही दुखी थे, बार बार रोए जा रहे थे। उनके बेटे और बहू ने उन्हें जो धोखा दिया था वह उनसे सहन ही नहीं हो रहा था कि आखिर अपने ही माँ बाप के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। अरे, था तो सब उनका ही, तो हमें धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? आज नहीं तो कल हम उनको दे ही देते। अपने माँ बाप को इस हालत में देख करके नीलम घर आती है और उन दोनों को समझाती है, उनके मन के दर्द को दूर करती है। 1 साल बाद दिलीप को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसने सारे जेवर बेच दिए, सारा पैसा डूब गया। उसको बाद में जब कर्ज चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ी, उसने मुंबई वाले घर को बेचना चाहा। उसने वकील को बुला करके नए कागज़ तैयार करवाए और बेचने के लिए जब वह रजिस्ट्री ऑफिस गया तो उधर उसके होश उड़ गए, क्योंकि यह घर तो अभी उसके पिता के ही नाम था। पिता ने उन कागज़ों पर अपने असली साइन नहीं किए थे, बल्कि नकली साइन किए थे। और जब दस्तखत असली नहीं हुए तो घर उसका कैसे हो गया? दिलीप अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया कि अब क्या होगा, और उसे धोखाधड़ी करने के लिए भानु प्रताप जी ने उसे जेल भिजवा देते हैं। अब कर्जदार संजना को परेशान करने आते हैं। अब वह अकेले क्या कर सकती थी, इसलिए अपने सास ससुर के पास जाती है और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि
माँ पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इन कर्जदारों से मुझे मुक्ति दिलवा दो। भानु प्रताप जी और वंदना जी आखिर थे तो माता पिता ही, उन्हें अपनी बहू पर तरस आ गया और उन्होंने सारे कर्जदारों को उनके पैसे दे दिए। अब बहू संजना अपने सास ससुर के साथ ही मुंबई वाले घर में रहते थे। लगभग 5 साल की दिलीप को सजा मिली थी। वह अपनी सजा को पूरी करते हैं वापस आया और अपने माँ पिताजी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि माँ पिताजी हमें माफ़ कर दो, हम अब आपको कभी भी धोखा देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। भानु प्रताप जी और वंदना जी ने अपने बेटे को भी माफ़ कर दिया और सभी लोग उस घर में अच्छे से रहने लगे। बेटे और बहू अपने माँ और पिता जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देते थे। तो दोस्तों, भानु प्रताप जी ने और वंदना जी ने अपने बेटे के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।